आज का हमारा टॉपिक जो है मुद्रा और मौद्रिक नीति। मुद्रा और मौद्रिक नीति के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुद्रा के बारे में बात करेंगे कि मुद्रा होता क्या है, मुद्रा का इतिहास क्या है, मुद्रा का पहल कैसे हुआ, मुद्रा बना कैसे, ये सब के बारे में। तो मुद्रा के इतिहास के बारे में जब बात किया जाए तो प्रारंभिक इतिहास में मतलब सबसे पहले जब मुद्रा बात किया जाए तो मुद्रा शब्द आया कहाँ से, मुद्रा आखिर मुद्रा प्रणाली आया कहाँ से, तो उसके बारे में तो देखा जाए कि प्रारंभिक इतिहास में विनिमय के लिए धन का उपयोग किया जाता था। धन का उपयोग ना करके वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाता था और वस्तु के बदले वस्तु को लिया जाता था, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। जिसको क्या कहते थे हम लोग? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। इस प्रणाली से काफ़ी समस्या उत्पन्न होती थी। इस प्रणाली में काफ़ी समस्या, जैसे कि काफ़ी समस्या उत्पन्न होती थी तथा वस्तु का सही तरीके से विनिमय नहीं हो पाता था, उसका वैल्यू नहीं लग पाता था, उसका सही मान नहीं पता चल पाता था। जैसे इसलिए ये नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वस्तु है उसका मतलब उसका वैल्यू, जो कम क्वालिटी वाला वस्तु है, जो ज़्यादा क्वालिटी वाला वस्तु है, उससे मतलब एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे मान लें कि कोई वस्तु ज़्यादा महंगी है, कम सामान वो मिलता है, कम उपज होती है, लेकिन कोई काफ़ी ज़्यादा उपज होती है। लेकिन जब एक्सचेंज की बारी आएगी, जब मतलब आदान प्रदान की बारी आएगी, तो उस समय जो कम उपज वाली जो वस्तु है वो भी उतना ही दिया जाएगा जितना कि उससे ज़्यादा उपज वाली वस्तु को हम ले रहे हैं। तो इस प्रकार काफ़ी परेशानी को झेलना पड़ता था वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए। तो और कभी कभी ऐसा भी होता था, जो लोग सभी चीज़ों से संपूर्ण है, जो आत्मनिर्भर है, जिन्हें किसी भी और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो इस वस्तु विनिमय सिस्टम का, वस्तु विनिमय प्रणाली का भागीदारी नहीं करते। वस्तु विनिमय प्रणाली का भागीदारी नहीं करते। तो भाई इससे देखा गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी कठिन और क्वालिटेटिव नहीं होता था, क्वालिटी को नहीं देखता था, इम्पोर्टेंट नहीं समझता था। इसमें मानक की बहुत अभाव था, मानक प्रणाली का बहुत अभाव था, यानी मानक नहीं था, कोई क्वालिटी मेजर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बस आदान प्रदान करना, एक वस्तु लो और दूसरे वस्तु को दे दो। तो इसी सब को मद्देनजर रखते हुए क्या किया ना, मानव ने नए तरीके का खोज किया और नया विनिमय प्रणाली शुरुआत की, जिसमें किसी वस्तु के बदले क्या किया गया, किसी वस्तु के बदले किसी खास उपकरण को का इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी वस्तु लो और किसी खास उपकरण को रखो, दो उसको, और उसके बदले में कोई वस्तु ले लो। तो इस खास उपकरण को ही बाद में जाकर के हम लोग उसको मुद्रा का रूप दे दिए कि ये खास उपकरण जो है वो मुद्रा है। इस उपकरण के द्वारा जो वस्तुओं की खरीदारी शुरू हो गई। अब इसी उपकरण के द्वारा वस्तु की खरीदारी शुरू हुई, जाहिर सी बात, मेरे पास वो खास उपकरण है तो वो बाजार लगना शुरू होगा और उस बाजार में उस खास वस्तु को ले जा करके उसको देंगे और दे करके उससे हम अपना जो भी ज़रूरत का सामान है वो खरीद लेंगे। तो इस तरीके से इस खास वस्तु से क्या हुई, खरीदारी शुरू हो गई। और इस विनिमय प्रणाली का उपयोग से हम लोग को निम्नलिखित लाभ हुआ, बहुत सारा लाभ हुआ। लाभ ये हुआ कि यहाँ पे कुछ खास लाभ लिखा हुआ है, जिसमें बोला गया कि इस प्रणाली से यानी जो मतलब इस जो खास उपकरण का इस्तेमाल किया गया विनिमय के लिए, आदान प्रदान के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए, उससे क्या हुआ, इस प्रणाली से के कारण क्या हुआ, मापने और गिनने की इकाई का विकास हुआ। मापने और गिनने का इकाई इससे पहले नहीं था, लेकिन अब इस तरीके से जब देखा गया कि किसी खास उपकरण के बदले में हम कोई सामान ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग का एक मापक और एक काउंटिंग यानी एक गिनने की प्रणाली का, एक गिनने की इकाई का विकास हो गया। बात और दूसरा ये कि इस प्रणाली में काफ़ी तरलता थी। देखिए, इस प्रणाली में काफ़ी वस्तु विनिमय जब होता था तो उसमें तरलता नहीं थी। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था कि मेरा पास इतना सामान है, तुम इतना कैसे ले लिए, ये वो, मतलब बहुत सारे डिस्प्यूट होते रहते थे। लेकिन जब किसी खास उपकरण का इस्तेमाल करके जब वस्तु का विनिमय किया जाने लगा, जब वस्तु को खरीदा जाने लगा कि तो उस समय क्या हुआ कि काफ़ी तरलता आ गई, आराम से किसी भी तरीके का लेन देन किया जाने लगा। इसमें विनिमय का उपकरण का आसानी से संग्रह किया, जो भी उपकरण विनिमय के लिए उपयोग किया जाता था, जो भी खास उपकरण उपयोग किया जाता था, उसको आसानी से संग्रह करके और आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता था। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि नया जो विनिमय प्रणाली शुरू हुआ उससे हम लोग को काफ़ी लाभ हुआ।
इस विनिमय प्रणाली से क्या हुआ, काफ़ी लाभ हुआ। तो इस लाभ से हम लोग मद्देनजर देख करके कहते हैं कि मुद्रा का विकास, हम लोग बात करते हैं मुद्रा के विकास पे। तो अब बात करते हैं मुद्रा प्रणाली का। तो शुरुआत किसी खास उपकरण से हो ही गया। अब इस मुद्रा का विकास कैसे हुआ, तो इस मुद्रा का विकास देखते हैं तो 3 चरण में होता है। पहला चरण जो होता है वो वस्तु मुद्रा कहलाता है, दूसरा चरण धातु की मुद्रा और तीसरा चरण कागजी मुद्रा होता है। वस्तु मुद्रा को हम लोग कहते हैं कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी मनी उस समय यूज किया जाता था। कहने का मतलब वही चीज़ हुआ कि खास उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि उस समय समुद्री कौड़ी और सीपी का इस्तेमाल करते थे किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए। और इस समुद्री कौड़ी का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता था, कुछ ना कुछ सीमा होता था, उसी सीमा तक उसका यूज किया जा सकता था। इसमें भी बहुत सारे अभाव थे। इसमें मानक की इकाई का अभाव था, जिसके कारण समुद्री कौड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, सीपी नहीं चल पाया, और इससे भी विकास हुआ, और इससे विकास होकर के धातु की मुद्रा का विकास हुआ। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास होते गया, धातु की मुद्रा आई। और धातु की मुद्रा में प्रारंभ में सोने और चांदी की सिक्के का इस्तेमाल किया जाने लगा। सोने और चांदी के सिक्के का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सोने और सिक्के के चांदी को बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव वस्तु के लिए इस्तेमाल किया गया, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वस्तु के लिए इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद तांबे का सिक्का का विकास किया गया, और नॉर्मल लेन देन के लिए, सामान्य रूप से लेन देन के लिए हम लोग तांबे के सिक्के का इस्तेमाल करने लगे। और बहुत ज़्यादा अगर सामान्य नहीं है, असामान्य लेन देन है, असामान्य यानी काफ़ी वैल्यूएबल लेन देन है, तो उस समय सोने और चांदी के सिक्के का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब उसके बाद किया जाने लगा, और इससे सिक्के के आविष्कार के बाद, यानी जो सिक्का बनाया गया तांबा और सोने का, इससे कि मानक इकाई की शुरुआत हुई। यानी मानक इकाई कहने का मतलब अब सिक्के पे वैल्यू दिया जाने लगा कि ये 1 सिक्का है, ये 2 सिक्का है, ये मतलब इस तरह से उस पर इकाई का अंकन किया जाने लगा, और उस हिसाब से मानक इकाई का विकास होना शुरू हो गया, और मानक इकाई का विकास हुआ। उसके बाद जब इससे विकास हुआ तो कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। कागजी मुद्रा के प्रचलन के पीछे हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने के कारण, जनसंख्या अचानक से जैसे ही बूस्टअप हुआ, जनसंख्या बढ़ी, राजकीय व्यवस्था, राजकीय संरचना का विकास हुआ, जिसके कारण विनिमय की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान का उपयोग करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को लेन देन करने लगे, तो आवश्यकता होने लगी। तो धातु की मुद्रा ज़्यादा लागत में बनने के कारण और ज़्यादा समय लगने के कारण, धातु की मुद्रा से लेन देन में ज़्यादा समय लगने के कारण, जाहिर सी बात है कि अगर बड़ा वस्तु ज़्यादा कौड़ी या ज़्यादा सिक्के देने पड़ेंगे तो उसको गिनने में समय लगेंगे। तो जब गिनने में समय लगेंगे तो यानी ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगने का और धातु की मुद्रा को बनाने में ज़्यादा लागत लगने के कारण धातु की मुद्रा का स्थान अब कागजी मुद्रा ले लिया। और यही कागजी मुद्रा अब कागजी मुद्रा ले लिया, और इस को बनाने की जिम्मेदारी, अब देखो अब कागजी मुद्रा लगा तो कागजी मुद्रा को बन ले लिया जब उसका धातु की मुद्रा का स्थान, तो उसको बनाने का भी किसी को जिम्मेदारी दिया जाएगा। तो कागजी मुद्रा को बनाने का जिम्मेदारी केंद्रीय बैंकों को दिया गया, और सरकार उसको, इस केंद्रीय बैंकों के द्वारा जो भी मुद्रा बनती थी, सरकार इस पे विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके इसको प्रमाणित करती थी, और प्रमाणित कर करके इसको विनिमय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो कागजी मुद्रा है, ये मुद्रा के विकास का अंतिम चरण है, और यह काफ़ी तरल चरण है। यानी इस तरह कागजी मुद्रा में मार्केट में बाजार में काफ़ी तरलता आ गई, लेन देन बहुत ही आसान हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मुद्रा के बारे में, इतिहास के बारे में देखें, मुद्रा के विकास के बारे में देखें, तो हम लोग को ये पता चलता है कि मुद्रा होता क्या है। तो मुद्रा हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि ऊपर चर्चित जितने भी बातें हैं उनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी जिससे विनिमय किया जा सके, यानी जिससे आदान प्रदान लेन देन किया जा सके, और जिसमें तरलता हो, तरलता यानी आसानी से उसको कहीं भी ले जाया जा सके, और जिसका संग्रह करना आसान हो, और जिसका संग्रह करना भी आसान हो, और जिसका मानक इकाई हो, तथा जिसका आदान प्रदान करना बेहद आसान हो,
वो सारी चीज़ मुद्रा कहलाती है। यानी कहने का मतलब जो भी चीज़ जिससे हम लोग विनिमय कर सकें, जिसमें तरलता हो, जिसका मानक इकाई हो, और जिसका क्या करना, जिसका मानक इकाई हो और जिसका संग्रह करना आसान हो और जिसका आदान प्रदान आसानी से किया जा सके, ये सारे कुछ ये मुद्रा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मुद्रा था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आधुनिक मुद्रा प्रणाली है क्या, यानी आज के डेट में मुद्रा प्रणाली क्या है उसके बारे में। आधुनिक मुद्रा प्रणाली में हम लोग देखते हैं पूर्ण आरक्षित प्रणाली। पहले अब देख, पूर्ण आरक्षित प्रणाली कहा गया यहाँ पे कि कागजी मुद्रा को सरकार के द्वारा सोने और चांदी के बराबर मूल्य में समर्थित करना। जैसे कि बॉन्ड पेपर ले लीजिए, आप कहीं पे आपके पास सोना है और उस सोना को आपने बैंक में जाके रखा और बैंक ने आपके सोने के बदले में आपको एक कागज बना करके दे दिया और दे करके बोला कि आपका जितना कागज सोना का वैल्यू है इस कागज में अंकित है और इसको जब भी आप लाइएगा आपको उतना वैल्यू का सोना आपको वापस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह का जो मुद्रा जिसमें किसी एक पेपर का इस्तेमाल करके उसके बदले में सोने चांदी का वैल्यू लगाया जाए, तो इस तरह का जो मुद्रा होता है उसको पूर्ण आरक्षित प्रणाली कहते हैं और ये मुद्रा से पूर्ण आरक्षित प्रणाली कहा गया। ठीक है, स्थावर प्रणाली जिसको फ्लैट मुद्रा कहा जाता है, स्थावर प्रणाली यानी जिसको फ्लैट मनी कहा जाता है। स्थावर प्रणाली जो कि स्थिर मनी हो, जैसे ये जो होता है वेरिएबल होता है। ये मुद्रा पूर्ण आरक्षित मुद्रा प्रणाली जो है इसमें मुद्रा वेरिएबल होता है। ये एक जगह से दूसरे जगह मतलब कहने का मतलब ये वैरी भी कर सकता है, यानी जो सोना का भाव गिर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसी हिसाब से उसमें वैल्यू भी डिक्रीज और इंक्रीज करेगा। बॉन्ड पेपर में ये लिखा हुआ रहता है कि अगर मार्केट का रेट सोना का घट जाएगा तो वो आपको घटा हुआ ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता। लेकिन स्थावर मुद्रा का प्रणाली जो यानी फ्लैट मनी जो होता है, वो फ्लैट मनी जो भी कुछ यानी कह रहा है कि वर्तमान में जो भी नोट यानी कागजी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सरकार द्वारा कानूनी निविदा वादे के साथ जारी किया जाता है, फ्लैट मनी कहलाता है। यानी हम लोग आज के डेट में जो भी कुछ 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, जो भी कुछ यूज करते हैं, ये सब हमारा क्या कहलाता है, कागजी मुद्रा कहलाता है। ये सब हमारा क्या कहलाता है, कागजी मुद्रा कहलाता है। कागजी मुद्रा तो नहीं, फ्लैट मनी कहलाता है, यानी स्थावर मुद्रा कहलाता है। स्थावर मुद्रा कहलाता है क्योंकि इसका वैल्यू नहीं घटता है। 1000 रुपये का नोट है तो वो 1000 रुपये का ही नोट रहेगा, 500 का नोट है तो वो 500 का ही नोट रहेगा। चाहे मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव हुआ है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नोट अगर 500 का है तो वो 500 का ही नहीं रहेगा। जो नोट 500 का है वो 500 का ही रहेगा, जो नोट 1000 का है वो 1000 का है, जो नोट 2000 का है वो 2000 का ही रहेगा, जो 10,000 10 का है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग कह गए कि जिस मुद्रा का वैल्यू स्थिर रहे, वो स्थानांतरित ना हो, वो बढ़े नहीं, वो घटे नहीं, तो उस तरह का मुद्रा, और जिस पे सरकार के द्वारा लिखित में कानूनी मान्यता प्राप्त के साथ वादा किया गया हो कि यह मुद्रा, उस पे कानूनी वादे के साथ एक उसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त करके जारी किया गया हो, तो यह स्थावर मुद्रा कहलाती है। क्लियर हुआ स्थावर मुद्रा। फिर न्यूनतम आरक्षित मुद्रा प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित मुद्रा प्रणाली ये आरबीआई के द्वारा फॉलो की जाती है, यानी सेंट्रल बैंकों के द्वारा। आरबीआई हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक है, तो इसके द्वारा ये फॉलो किया जाता है। कहता है ये प्रणाली के अंदर कहा गया है कि केंद्रीय बैंकों को न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है। केंद्रीय बैंक तब किसी भी संख्या में मुद्रा जारी कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी कर रहा है तो उसको मुद्रा जारी करने से पहले उसको अपने पास न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक होता है। यानी जितना का मुद्रा जारी करेगा उतना का न्यूनतम रिजर्व अपने पास रखना जरूरी होगा, तभी वो उतना का मुद्रा जारी कर सकता है। यानी अगर वो 200 करोड़ का मुद्रा जारी कर रहा है तो उसके पास 200 का न्यूनतम रिजर्व रहना चाहिए, तभी जाके वो मुद्रा जारी कर सकता है। तो इस प्रकार मुद्रा क्या होता है, मुद्रा का इतिहास क्या है, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा कहते कि इसको आधुनिक मुद्रा प्रणाली में क्या क्या है, ये सारे कुछ हम लोग देखें। मुद्रास्फीति और मुद्रा और मौद्रिक नीति में हम लोग मुद्रा के बारे में देखें
मुद्रा के देखने के बाद हम लोग अब मौद्रिक नीति क्या है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यह सबसे पहला देख रहे हैं कि आरबीआई मौद्रिक नीति और मौद्रिक नीति को बैंक दर, क्रेडिट नियंत्रण नीति, रेपो रेट आदि के माध्यम से लागू करता है। मौद्रिक नीति या तो विस्तारवादी होगी या संकुचनशील। मुद्रापूर्ति में वृद्धि एवं ब्याज दर में कमी एक विस्तारवादी नीति के संकेत देती है और इसका उल्टा संकुचन नीति है। ऊपर लिखे गए जितने भी साधन हैं उन सबका उपयोग करने से अर्थव्यवस्था में ब्याज तथा मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब हुआ कि जितना भी मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो सब मतलब मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बैंक दर, क्रेडिट नियंत्रण नीति यानी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी और उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, फिर उसके बाद ओएमओ, बहुत सारी चीज़ें उन सभी का यूज करता है आरबीआई। और बाज़ार में जो भी मुद्रा की स्थिति है, जो भी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है उन सबको लाने का काम करता है। मौद्रिक नीति या तो मतलब फैलने वाला हो सकता है विस्तारवादी, यानी कहने का मतलब या तो स्प्रेडेबल हो सकता है यानी फैलाव करेगा। मौद्रिक बहुत सारा मुद्रा मार्केट में आएगा, बहुत सारा मुद्रा लिक्विडिटी बढ़ेगा, मार्केट की तरलता बढ़ेगी। या तो संकुचनशील हो यानी कॉन्ट्रैक्शन वाला होगा, या तो एक्सपेंशनरी होगा या तो कॉन्ट्रैक्शनरी होगा। समझ में बात है, यानी या तो संकुचनशील होगा नहीं तो विस्तारवादी होगा। मुद्रा की जो आपूर्ति होती है और ब्याज दर में जो भी कमी आती है इसको हम लोग मुद्रा की आपूर्ति यानी मुद्रा को बढ़ाना और विस्तारवादी नीति को और ब्याज दर में कमी करना विस्तारवादी नीति का एक क्या है संकेत देता है। ठीक है, कहने का मतलब एक्सपेंशनरी है। अगर मुद्रा की आपूर्ति हो रही है और बैंक दर में यानी बैंक से में लोन प्राप्त करने के लिए जो रेट है उसमें कमी आ रही है तो इसका मतलब हम ये क्या है कि एक्सपेंशनरी नीति को अपना रहे हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अपना रहे हैं, मार्केट में पैसा का प्रसार कर रहे हैं, मार्केट में मनी को हम लोग निकाल रहे हैं। और इसका उल्टा संकुचन नीति यानी इसका उल्टा कॉन्ट्रैक्शनरी होता है। हम लोग जितना भी ऊपर जो भी कुछ लिखे हैं उन सब के बारे में हम लोग अर्थव्यवस्था में कैसे मुद्रा की आपूर्ति की जाती है, कैसे क्या करती है मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर, जो भी कुछ ऊपर देखें सबसे हम लोग मुद्रा का कंट्रोल कर सकते हैं। बाजार में क्या मुद्रा कैसा रहेगा इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। मौद्रिक नीति का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो मौद्रिक नीति की मूल उद्देश्य ये होता है कि मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना, यानी जो भी प्राइस वैल्यू है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी स्थिरता को बनाए रखना, ना वो घटे ना वो बढ़े, जो मार्केट की स्थिति है उसके अनुसार वो उसी पे रहे। ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना, यानी सभी लोगों से ऋण अगर बट रहा है, लोन अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो सभी लोगों में बराबरी के साथ वो लोन वितरित हो, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम ऐसा ना हो, लोन बराबर रूप से वितरित हो। पूर्ण रोजगार यानी कि कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। और सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट को के लिए भी सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोग मौद्रिक नीति बनाते हैं। ऋण सुविधाओं में यानी जो भी ऋण सुविधाएं यानी जो भी क्रेडिट वगैरह लोन वगैरह लिए उसको विस्तार करने के लिए भी हम लोग मौद्रिक नीति अपनाते हैं। ऋण का समान वितरण के लिए समाज चाहिए। तो इस तरह से मौद्रिक नीति का ये निम्नलिखित उद्देश्य है। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी ही सब चीज़ बनाए जाते हैं। पहला प्राइस का वैल्यू बना रहने के लिए, उसके बाद ऋण का लोन का अच्छे से विस्तार होने के लिए, उसके बाद सभी लोगों में ऋण जाना चाहिए, मार्केट में पैसे रहना चाहिए, इसके लिए पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिक्स डिपॉजिट में बढ़ावा देने के लिए और ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए और ऋण को यानी लोन को सभी लोगों तक विस्तृत रूप से जाने के लिए हम लोग बनाते हैं। मौद्रिक नीति के साधन की बात करते हैं तो मौद्रिक नीति के साधन में हम लोग का जो होता है दो तरह के साधन होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है और दूसरा क्वालिटेटिव होता है। एक क्वांटिटेटिव जो हम कहते हैं, क्वांटिटेटिव में पहला हम लोग देते हैं क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जिसमें कोई नंबर हो, जिसका मात्रा हो, किसी भी यूनिट से हम उसको परखें तो इस यानी जिसको गिना जा सके, मात्रा हो जिसका उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं, जिसको हिंदी में मात्रात्मक कहते हैं।
इसका जो सब मतलब मात्रात्मक जो साधन है उसमें सबसे पहला जो आता है SLR आता है, CRR आता है, बेस रेट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, MCLR है और ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ये सारा क्वांटिटेटिव हम लोग का साधन है, फैसिलिटी है मुद्रा नीति के लिए, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। क्वालिटेटिव में हम लोग देखते हैं तो क्वालिटेटिव में सबसे फिक्स मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, पब्लिसिटी है। क्वालिटेटिव पहले मतलब समझिए, क्वालिटेटिव गुणात्मक, यानी जो अपने गुण को दिखाता हो, जिसको गिना नहीं जा सकता, जो मतलब नंबर पे डिपेंड नहीं करता हो, जो क्वालिटी पे डिपेंड करता हो, उसको क्वालिटेटिव कहते हैं। क्वालिटेटिव मौद्रिक नीति जो होता है उसके अंतर्गत, क्वालिटेटिव मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम लोग का जो आता है, क्वालिटेटिव मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम लोग का फिक्स मार्जिनल रिक्वायरमेंट आता है, यानी गुणात्मक के अंदर फिक्स मार्जिनल रिक्वायरमेंट, पब्लिसिटी आता है, कंज्यूमर कंट्रोल, क्रेडिट रेशनिंग आता है, आता है, मोरल शोषण आता है और डायरेक्ट एक्शन आता है। इस प्रकार हम लोग देखें क्वालिटेटिव के अंदर हम लोग का क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव के अंदर फिक्स मार्जिनल रिक्वायरमेंट, पब्लिसिटी, कंज्यूमर क्रेडिट रेशनिंग, मोरल शोषण और पब्लिसिटी, डायरेक्ट एक्शन आता है, ये क्वालिटी। अब हम लोग सबसे पहले क्वांटिटेटिव के बारे में CRR, SLR, बेस रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, MCLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सबसे हम लोग पहले जान लेते हैं CRR क्या होता है। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षित अनुपात जिसको कहते हैं। अब बात ये रहा कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसके लिए कहा गया है RBI क्या करती है, RBI सभी कॉमर्शियल बैंकों से उसके NDTL यानी उसके कुल जमा का कुल प्रतिशत, कुछ प्रतिशत यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि RBI क्या करती है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं यानी CB है, उन सारे कॉमर्शियल बैंक में से उसके NDTL का यानी उसका जो दिन भर का जो भी कुल जमा होगा, उस कुल जमा का अपने पास कुछ प्रतिशत रखती है। RBI क्या करती है, जो भी कॉमर्शियल बैंक है, जो भी CB है, उसके NDTL का यानी उसके कुल जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास रखती है, जिसे CRR के नाम से जानते हैं। अब ये जो कुछ प्रतिशत रखा गया, इस प्रतिशत को RBI अपने अनुसार रेगुलेट करती है। अगर देखती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा का लिक्विडिटी बढ़ गया है, मतलब तो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो गया है, तो वो इस CRR के रेट को बढ़ा देगी, CRR परसेंटेज को बढ़ा देगी, जिससे RBI ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक से पैसा खींचने लगेगी। और इस पैसा को खींचने से क्या होगा कि मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, यानी ड्रेन आउट होगा, मार्केट से पैसा ड्रेन होगा, यानी मार्केट से पैसा निकलना शुरू होगा और RBI के पास जमा होना शुरू होगा। तो इस तरीके से मार्केट में इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, महंगाई कम होगा, ये चीज़। तो ये CRR समझ में है कि आगे CRR क्या होता है। CRR कहने का मतलब यह वह प्रतिशत है, यह वह रेट है जिस रेट मतलब वह प्रतिशत या वह कैश रिजर्व रेशियो है, वह रेशियो है जिसमें जो कि सभी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा उसके NDTL यानी उसका जो भी कुल जमा होगा उसका कुछ प्रतिशत भाग है CRR, जो कि RBI अपने पास रखती है। किस लिए, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए, या क्या कहते हैं हम लोग, या इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ये सारे बात को, ठीक है। अब NDTL का मतलब हुआ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। बैंकों में डिमांड, सेविंग अकाउंट, यानी देखो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, बैंकों में डिमांड किसको कहते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, और टाइम किसको कहते हैं, तो रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के आधार पर जमा की गई राशि होती है। CRR का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के विकास तथा अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त
अतिरिक्त तरलता को निकालने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कॉमर्शियल आरबीआई अगर सीआरआर को 4% से बढ़ा करके 5% कर दिया जाए तो बैंक को आरबीआई के पास अधिक राशि रखनी होगी, जिससे कि अनावश्यक लोन नहीं देगा और जिससे बाजार में तरलता कम हो जाएगी। और इसके विपरीत जब आरबीआई सीआर रेट को घटा देगी तो अच्छा, कहने का मतलब हुआ, ये चीज़ हम समझ गए। कहने का मतलब हुआ कि सीआरआर समझ में आया कि क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या होता है। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी में क्या होता है कि इसमें कहा गया कि नेट डिमांड कहने का मतलब हुआ सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, और टाइम कहने का मतलब हुआ रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। ये सारे बैंकों का एनडीटीएल होता है और इसी का एनडीटीएल का ही बैंक के आधार पर ही जमा की गई जो राशि होती है बैंक में, ये सीआरआर जमा की गई राशि होती है। एनडीटीएल क्या होती है कि बैंक में जो भी सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट यानी डिमांड के आधार पे, और टाइम के आधार पर फिक्स डिपॉजिट और क्या होता है तुम्हारा रिकरिंग डिपॉजिट, इसके आधार पर जो भी जमा की गई राशि होती है उसी को एनडीटीएल कहते हैं। और सीआरआर का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था से क्या करते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को हटाने के लिए, निकालने के लिए और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कहते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया। जैसे कि 4% है, 5% कर दिया, तो 5% कर दिया तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब मार्केट में पैसा ज़्यादा कम से कम जाएगा, क्योंकि 5% जब लोन रेट सीआरआर बढ़ जाएगा तो बैंकों के पास पैसा कम होगा। आरबीआई को ज़्यादा पैसा देगी तो बैंकों के पास पैसा कम होगा। जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो लोन कम से कम दे पाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कम से कम दे पाएगी तो मार्केट में ऐसे ही तरलता कम जाएगी, मार्केट में पैसों की कमी आ जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं एसएलआर में दूसरा एसएलआर क्या है, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, ये वैधानिक तरलता अनुपात इसको कहते हैं। यह एनडीटीएल का वह भाग होता है जो बैंक अपने पास रखता है सरकारी सुरक्षा, नगद, सोने के रूप में, ताकि अनावश्यक मांग पर ग्राहक को लोन दे सके। एसएलआर की दर आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है सीबी के क्रेडिट तरलता को संतुलित करने के लिए। देखो एसएलआर कहा गया कि ये स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो है। ये क्या है कि यह वह अमाउंट है, यानी सीआरआर जो अमाउंट होगा कि बैंक जो मतलब आरबीआई रखा कमर्शियल बैंक है, और एसएलआर वह अमाउंट होता है जो कि सभी कमर्शियल बैंकों को अपने पास उतना अमाउंट हर समय रखना ही पड़ता है। कहा गया है कि यह एनडीटीएल का वह भाग होता है जो बैंक अपने पास हमेशा रिजर्व रखता है, ताकि कभी भी अनावश्यक मांग हो जाए, कभी भी कुछ ऐसा मांग हो जाए जो कस्टमर का कुछ या किसी का भी अनावश्यक मांग हो जाए तो उस मांग को पूरा किया जा सके, बैंक का दिवालिया ना निकले, बैंक कभी भी अपने आप को मतलब दिवालिया ना घोषित करे, बैंक अब दिवालिया ना हो। तो उस कंडीशन के, उस सिचुएशन से बचने के लिए एसएलआर क्या होता है, एनडीटीएल का वैसा राशि होता है जिसको बैंक को अपने पास एनी टाइम रखना पड़ता है। यह रेशियो कहलाता है, एसएलआर कहलाता है। एसएलआर की दर जो होती है वो भी आरबीआई के द्वारा ही तय किया जाता है। आरबीआई ही इसको तय करती है ताकि सीबी के द्वारा मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल की जो तरलता है उसको कम किया जा सके। समझ में बात आ गया। ये भी हमारा क्रेडिट कंट्रोल यानी लोन को रोकने। अब एलएफ देखते हैं। एलएफ कहने का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहने का मतलब चल निधि समायोजन सुविधा। अब देख चल निधि समायोजन सुविधा जो है, समायोजन सुविधा जो है, ये बाजार की अतिरिक्त तरलता तथा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ हम लोग देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, चल निधि समायोजन सुविधा है, इसके अंतर्गत हम बहुत सारा फैसिलिटी देख सकते हैं। और यह क्यों होता है, तो यह बाजार की तरलता को
और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तरलता को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। एलएफ के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे चीज़ को मतलब निम्नलिखित सुविधाओं को देख सकते हैं, बहुत सारे कई सुविधा को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला रेपो रेट है। रेपो रेट रेपो रेट हो गया। दूसरा हमारा रिवर्स रेपो रेट है। उसके बाद एमएसएफ है। उसके बाद बैंक रेट है। तो सबसे पहले हम लोग रेपो रेट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेपो रेट देखते हैं। तो रेपो रेट में हम लोग जब आते हैं तो रेपो रेट कहने का मतलब होता है इस रेट पर आरबीआई किसी भी सीबी को, इस रेट पे क्या करती है आरबीआई किसी भी सीबी को यानी किसी भी कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई सीबी को आरबीआई से लोन लेने की ज़रूरत जब पड़ती है, जब आरबीआई सीबी यानी कॉमर्शियल बैंक के पास जब फंड नहीं होती है, तो फंड ना होने के कारण कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। और जो लोन लिया जाता है आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए, इस पे जिस रेट पे क्या होता है, ये जो लोन लिया जाता है और इस पे जो हम लोग का सीबी जो इस पे फंड पास लोन लेती है, मतलब ये जो लोन लिया जाता है इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, आरबीआई जो इस पे इंटरेस्ट रेट लगाती है शॉर्ट टर्म के लिए, जो आरबीआई लोन दे रही है कॉमर्शियल बैंक को, उस जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई इस पे लगाती है वहाँ इंटरेस्ट रेट कहलाता है रेपो रेट। समझ में? जब शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जब लोन लेती है, जब कमर्शियल बैंक के पास कोई फंड की कमी हो जाती है, तो जिस रेट पे आरबीआई उस कमर्शियल बैंक को फंड ट्रांसफ़र कर रही है, वो पैसा ट्रांसफ़र कर रही है, वो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। समझ में आ गया? रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इस रेट पे आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक से पैसे लेती है। आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेगी और आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेगी। इस रेट पे आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि रेपो रेट जो करेंट रेपो रेट जो चल रहा है, वो करेंट रेपो रेट हमारा 4% है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो बोल रहे हैं कि जब आरबीआई मार्केट से तरलता को कम करने के लिए, यानी मार्केट में लिक्विडिटी देख रही है कि आरबीआई बढ़ गया है और उसको कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगी, बैंक से, कमर्शियल बैंकों से पैसा लेना शुरू करेगी। मान ली कोई बैंक बहुत ज़्यादा लोन बांट रहा है, तो उस बैंक से क्या करेगी, आरबीआई मतलब उससे लोन ले लेगी, आरबीआई उससे पैसे मांग लेगी और उसके बदले में इंटरेस्ट देगी। तो जिस इंटरेस्ट पर आरबीआई उस कमर्शियल बैंक से पैसे ले रही है, वो रेट क्या कहलाता है, वो रेट हमारा रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जो करेंट रिवर्स रेपो रेट जो चल रहा है वो 3.35% चल रहा है। करेंट रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, 3.35%। एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ कहने का मतलब हुआ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ कहने का मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इस रेट पे क्या होता है, इस रेट पर भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ही पैसे लेती है, लेकिन बहुत ही छोटे समय के लिए लेती है। जब किसी भी कॉमर्शियल बैंक को एट ए टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है और वो आरबीआई से ये वादा करती है कि मैं तुरंत आपका पैसा लौटा दूंगा, तो उस वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो भी लोन आरबीआई देती है कॉमर्शियल बैंक को, वो लोन जो कहलाती है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट एमएसएफ कहलाता है। जो एमएसएफ होगा हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होगा। एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होगा। यह कहने का मतलब जब बहुत ही कम समय के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, बहुत ही कम समय के लिए जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट लगाती है आरबीआई, उसको एमएसएफ कहा जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। तो इसका जो करेंट रेट जो होता है, अभी जो करेंट रेट है एमएसएफ का, वो 4.25 है और ये हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है। अब हम लोग का अगला जो ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार
के परिचालन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार के परिचालन। इसके अंतर्गत आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्रय विक्रय करता है। यह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक और तरीका है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर बाजार में पैसे को निकालता है और जिससे इन्फ्लेशन दर घटता है। देखो होता क्या है कि अब कोई मतलब आरबीआई क्या किया कि एक पॉलिसी मतलब जब देखा है आरबीआई की सारे पॉलिसी को लगाने के बावजूद भी मार्केट में इन्फ्लेशन रेट अभी भी है, इन्फ्लेशन रेट अभी भी बढ़ते जा रहा है, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या, इसमें क्या करता है आरबीआई जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं या सोने होते हैं उसको बैंकों से, कॉमर्शियल बैंकों से कहता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचिए और लोगों से पैसा को खींचिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि एलआईसी हो गया या किसी भी तरह का पॉलिसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, तो इन सभी को बढ़ावा देना शुरू कर देती है और इन सभी को बढ़ावा दे करके कस्टमर को प्रलोभन दे करके प्रलोभन दे करके इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना शुरू कर देती है। इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, जो पैसा मार्केट में घूम रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में बैंकों में जमा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बैंक जब पॉलिसी बेचेगी तो उसके बदले में वो पैसे लेगी और पैसे लेकर के वो रखेगी अपने पास। जब अपने पास रखेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास से पैसा कम ही आएगा, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट से पैसा कम होगा, इन्फ्लेशन रेट कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से आरबीआई ओएमओ के साथ भी, ओएमओ का उपयोग करके भी इन्फ्लेशन रेट को कम करती है। बात समझ में आ गई? तो बात समझ में, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, खुले बाजार की परिचालन क्या होता है, समझ में आ गई। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सोने को बेचा जाता है, आरबीआई के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। अब क्या है, हम लोग का बैंक रेट है। ये भी हम लोग का जो बैंक रेट है, ये भी हम लोग का क्या है, बैंक रेट, ये भी हम लोग का इसके अंतर्गत आता है, एलएएफ के अंतर्गत। एलएएफ के अंदर हम लोग रेपो रेट देखें, रिवर्स रेपो रेट देखें, एमएसएफ देखें, ओएमओ देखें और चौथा नंबर हम लोग बैंक रेट देखेंगे। बैंक रेट क्या होता है, इस रेट पर आरबीआई सीबी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। अब देखिए एक चीज़ हम लोग देखें कि रेपो रेट में आरबीआई क्या कर रही है, कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही है। एमएसएफ में हम लोग देखें कि आरबीआई क्या कर रही है, कॉमर्शियल बैंक को वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही है। लेकिन जो बैंक रेट है, जब किसी भी कॉमर्शियल बैंक को बहुत ही लंबे समय के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो पैसा आरबीआई उस कॉमर्शियल बैंक को दे रहा है, वो उसको बैंक रेट पे देता है। तो जब लंबे समय के लिए जब भी कोई पैसा कॉमर्शियल बैंक को दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो जिस इंटरेस्ट रेट पे देती है, उसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट, इसके द्वारा सभी आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है, यानी आरबीआई इसके द्वारा भी क्रेडिट कंट्रोल का काम करती है। और करेंट बैंक रेट जो है वो 4.25% है। कितना है करेंट बैंक रेट? 4.25% है। सीआरआर का बता दे रहे हैं, सीआरआर का करेंट सीआरआर रेट जो है वो 4% है और करेंट एसएलआर जो हम लोग का 18% है। करेंट सीआरआर कितना है? 4% और करेंट एसएलआर 18% है। अब हम लोग देखते हैं बेस रेट की बात करते हैं। तो बेस रेट हम लोग का जो है, यह वह न्यूनतम दर है जिसके नीचे कोई भी कॉमर्शियल बैंक किसी को भी, मतलब हम लोग का पहले हम लोग का एलएएफ खत्म हो चुका। एलएएफ में हम लोग रेपो रेट देखें, रिवर्स रेपो रेट देखें, एमएसएफ देखें, ओएमओ देखें और बैंक रेट देखें। अब हम लोग का जो है बेस रेट जो कि क्वांटिटेटिव मौद्रिक नीति के साधन में आता है, जिसमें हम लोग बेस रेट सीआरआर देखे थे, एसएलआर देखे थे, एलएएफ देखे थे और अब हम लोग देख रहे हैं बेस रेट। बेस रेट क्या होता है कि वह रेट होता है जिसके नीचे कोई भी कॉमर्शियल बैंक किसी भी कंज्यूमर को लोन नहीं दे सकती है।
यानी आरबीआई के द्वारा एक बेस रेट फिक्स कर दिया गया है और उस बेस रेट के नीचे कोई भी बैंक अपने कंज्यूमर को लोन नहीं दे सकती है। और करेंट बेस रेट जो है वो 7.30% टू 8.80% है। कहने का मतलब अगर मान ली कोई कॉमर्शियल बैंक है तो उस कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा अपने कंज्यूमर को, तो आरबीआई के द्वारा बेस रेट फिक्स किया गया है, उस बेस रेट के नीचे जाकर वो कमर्शियल बैंक अपने कंज्यूमर को कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। उससे अधिक दे सकती है लेकिन उससे नीचे कभी भी कोई भी कमर्शियल बैंक अपने कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। ये बैंक बेस रेट जो है वो आरबीआई के द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एमसीएलआर। एमसीएलआर क्या होता है? अब हम लोग का सबसे लास्ट जो है एमसीएलआर है जो कि क्वांटिटी में आता है। इसमें क्या बोला, यह लोन रेट को तय करने वाला दूसरा विकल्प है। इसके अंतर्गत दर को आंतरिक बेंचमार्क के द्वारा वार्षिक रूप से रीसेट किया जाएगा और किसी भी उधार में एमसीएलआर के दर को जोड़कर तय किया जाएगा। प्रत्येक माह इसके निर्धारित तिथि को इसकी समीक्षा होगी और मौजूदा कर्जदार को भी इसमें जुड़ने का मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब एमसीएलआर होता क्या है? पहले इसमें एमसीएलआर कहने का मतलब एक नया मतलब साधन जोड़ा गया है। एमसीएलआर नाम का मौद्रिक नीति का एक नया साधन है जो कि क्या करता है कि ये भी लोन रेट को तय करता है, लोन के रेट को तय करता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि आंतरिक बेंचमार्क के द्वारा, यानी जो भी बैंक वगैरह है कॉमर्शियल बैंक, उसके आंतरिक बेंचमार्क के द्वारा इसका रेट तय किया जाता है। और इसका रेट जो होता है वो रीसेट करके मतलब हर एक साल रीसेट किया जाता है। यानी ये जो रेट होता है एमसीएलआर के अंदर लोन के लिए जो रेट तय होता है वो एनुअल तय होता है, वार्षिक तय होता है। हर एक साल इसको रीसेट किया जाता है। और कोई भी उधार है तो उसमें एमसीएलआर के रेट को जोड़ करके उसका करेंट रेट तय किया जाएगा और इसी करेंट रेट पर ही लोन दिया जाएगा। और इसका हर एक महीने इसका एक निर्धारित तिथि होगा और उस निर्धारित तिथि पर इस एमसीएलआर के तहत जो भी कामकाज हो रहा है उसके समीक्षा की जाएगी, उसके बारे में पूछताछ होगी, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और जो भी मौजूदा कर्जदार हैं जो भी उन सभी को इस एमसीएलआर में शामिल होने का विकल्प भी होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें इतना सारा मौद्रिक नीति हम लोग का है। मतलब हम लोग क्वांटिटेटिव मौद्रिक नीति के अंदर सीएलआर, एसएलआर, बेस रेट, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर हम लोग 5 चीज़ों को देखें। लिक्विड एडजस्टमेंट रेपो रेट देखें, रिवर्स रेपो रेट देखें, एमएसएफ देखें, ओएमओ देखें और बैंक रेट देखें। ये सारे कुछ। उसके बाद हम लोग एमसीएलआर और ओएमओ को देखें हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग का देखें ये चारों मतलब क्वांटिटेटिव नदी को। अब हम लोग क्वालिटेटिव देखेंगे। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण खंड है। यानी मॉनेटरी मार्केट का एक महत्वपूर्ण खंड कॉल मनी मार्केट है, जिसको इन शॉर्ट CMM कहते हैं। यहाँ पर धन को उधार लेना और उधार देने के संबंध में एक आधार तय होता है और उसी आधार पर धन को उधार लेना देना तय किया जाता है। CMM में प्रतिभागियों के रूप में SCBs को RB को छोड़ करके, SCB यानी सेकेंडरी कॉमर्शियल बैंक्स को और RRB को छोड़ करके सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को, जिसमें भूमि लैंड डेवलपमेंट बैंक को यानी भूमि विकास बैंकों को छोड़ करके बीमा को और प्रूडेंशियल लिमिट को भी शामिल किया गया। इन संस्थाओं में क्या किया गया है कि इन संस्थाओं में प्रत्येक के लिए CMM ने बकाया उधार और उधार लेन देन दोनों के संबंध में RBI द्वारा एक दर निर्दिष्ट किया गया है और वर्तमान दर जो है 4.90 से लेकर 6.10 है। देखिए क्या कह रहा है कि इन सभी संस्थाओं में जो भी संस्थाएं इसके अंदर प्रतिभागी के रूप में शामिल है, उस CMM के प्रतिभागी के रूप में शामिल है,
उसमें उधार और उधार लेन देन दोनों के संबंध में आरबीआई एक दर निश्चित कर दी है, एक दर निर्दिष्ट कर दी है, दर निर्दिष्ट करती है जिसके तहत ही मतलब ये कॉल मनी मार्केट में उधार लेन देन की प्रक्रिया शुरू होती है। और कॉल मनी मार्केट का जो वर्तमान दर है वो 4.90% से 6.10% तक है। ये 4.90 और 6.10% जो होता है ये डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब सेक्टर आवश्यक है और कौन सा सेक्टर अनावश्यक है, उसके आधार पर इसका रेट जो है वो वैरी करता है, कभी ज़्यादा कभी कम, उसी आधार पर। अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखें कि ये जो हम लोग क्या कहते हैं मात्रात्मक साधन जो देखे थे मॉनेटरी पॉलिसी का, उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग गुणात्मक साधन यानी क्वालिटेटिव, हम लोग क्वालिटेटिव साधन को देखेंगे। मात्रात्मक यानी हो गया था हम लोग का ये क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव हम लोग साधन में यानी गुणात्मक साधन में हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं उसमें आता है फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा पे मोरल शोषण है जिसको नैतिक उत्तेजना कहते हैं, तीसरा पे प्रत्यक्ष कार्रवाई है जिसे डायरेक्ट एक्शन कहते हैं, चौथा पे क्रेडिट रेशनिंग है, और पांचवा पे पब्लिसिटी यानी प्रचार है। तो अब हम लोग सबसे पहले फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक मार्जिन ऋण राशि के अनुपात से संदर्भित करता है, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग ऋण राशि जो भी बैंक प्रोवाइड करती है उसका एक छोटा सा उसका छोटा सा मार्जिन यानी उसका छोटा सा मार्जिन अनुपात के रूप में निकाल लेता है। तो निकालने के बाद जिसे बैंक द्वारा फाइनेंस नहीं किया जाता, वो बैंक के द्वारा फाइनेंस नहीं किया जाता, बैंक उस मार्जिन को कभी भी फाइनेंस नहीं करता। और यह ऋण का वह भाग है, यह ऋण का वह भाग होता है जो एक उधारकर्ता को अपने उद्देश्य के लिए वित्त प्राप्त करने के लिए उठाना पड़ता है। यानी यह वह भाग होता है जो कि एक उधारकर्ता जो उधार ले रहा है, जो पैसा ले रहा है, ऋण ले रहा है, उसको अपने उद्देश्य के लिए जो वित्त प्राप्त करना है उसके लिए यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा। और क्या बोला जा रहा है कि मार्जिन में बदलाव का अर्थ है ऋण के आकार में बदलाव। अगर मार्जिन में हम लोग बदलाव करते हैं तो ऋण के आकार में भी बदलाव होता है। और इस पद्धति द्वारा प्रत्येक जरूरतमंद क्षेत्र के ऋण आपूर्ति को प्रोत्साहित करने और अन्य गैर जरूरी क्षेत्र को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह गैर आवश्यक क्षेत्र के लिए बढ़ते हैं और आवश्यक क्षेत्र के लिए कम किया जाता है, जैसे कृषि और एमएसएमई के लिए इसको कम किया जाता है। अब देखें ये बात यहाँ पे हुआ, इसको हम एक बार थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। कहने का मार्जिन, जैसे कि कभी भी आप लोन लेने कहीं जाते हैं किसी भी बैंक में, तो उसमें एक छोटा सा मार्जिन अनुपात के रूप में निकाल दिया जाता है जो कि बैंक अपने पास रखती है आपके अमाउंट में से। आपके जो उधार का जो अमाउंट है उसी उधार यानी आपका जो लोन का अमाउंट है उसी में से वो मार्जिन निकाल लेती है। वो मार्जिन कभी भी बैंक फाइनेंस नहीं करती है, वो मार्जिन बैंक अपने लिए रखती है, सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखती है किसी न किसी फॉर्म में। उसके बाद ये मार्जिन जो होता है ये बैंक मतलब ये मार्जिन देना ही पड़ता है। कोई भी उधारकर्ता अगर उधार लेने जा रहा है यानी लोन लेने जा रहा है तो उसको उस मार्जिन पे को जोखिम उठाना ही पड़ता है, क्योंकि उसको लोन की ज़रूरत है और अपने किसी भी ज़रूरत के लिए यानी अपने उधारकर्ता अपने किसी भी उद्देश्य के लिए जो लोन उठा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको यह मार्जिन, यह अनुपात, यह जोखिम जो है वो उठाना ही पड़ता है। मार्जिन में अगर बदलाव करते हैं तो इससे ऋण के आकार में बदलाव हो जाता है। मार्जिन बदलाव करने का हो सकता है कि आपका ऋण अमाउंट कम हो जाए या जो भी कुछ हो, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि इस पद्धति के द्वारा ज़रूरतमंद क्षेत्र जो होते हैं, ज़रूरतमंद क्षेत्र समझते हैं, ज़रूरतमंद क्षेत्र जहाँ पे जो नीडी सेक्टर है, नीडी सेक्टर जो होते हैं उसको ऋण की आपूर्ति की जाती है। ऋण की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि भैया आप लीजिए लोन हमसे, अपना काम को पूरा करिए, प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन गैर ज़रूरतमंद क्षेत्र हैं जो उन क्षेत्रों को गैर जरूरत यानी गैर आवश्यक क्षेत्र को हतोत्साहित किया जाता है ताकि वो कम से कम ऋण उठा सकें
या कम से कम ऋण उठा सके। अब इसको करते कैसे हैं, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, यह गैर आवश्यक क्षेत्र के लिए बढ़ा दिया जाता है। यह मार्जिन जो फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ये गैर आवश्यक क्षेत्र के लिए, गैर जरूरतमंद क्षेत्र के लिए बढ़ा दिया जाता है और जरूरतमंद क्षेत्र के लिए इसको घटा दिया जाता है। जैसे एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए मार्जिन यह है जो फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो फिक्सिंग रिक्वायरमेंट मार्जिन जो है वो कम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इससे भी हम लोग जो क्वालिटेटिव साधन है इसमें फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, इससे भी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी यानी मुद्रा नीति को मतलब बाजार में मुद्रा के स्थिति को उतार चढ़ाव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोरल शोषण, जिसको हम लोग कहते हैं नैतिक उत्तेजना। इसके अंतर्गत क्या हम लोग देखते हैं, यह आरबीआई के द्वारा बैंक को एक सुझाव है, यानी आरबीआई क्या करती है, किसी भी बैंक को, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को एक सुझाव देती है इसके तहत। इसका तात्पर्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली से है, प्रणाली पर वित्त किसी सख्त अनुपालन के आरबीआई द्वारा लगाए गए, यानी कहने का मतलब इस प्रणाली के अंतर्गत मतलब इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर वित्त बिना किसी सख्त अनुपालन के आरबीआई द्वारा लगाए गए दबाव से है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आरबीआई को एक सुझाव देती है, आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक है वह एक सुझाव देती है। ऐसा जरूरी नहीं कि यह सुझाव वो कमर्शियल बैंक मानने के लिए तत्पर ही हो, बस ये कहने का मतलब हुआ कि ये आरबीआई बिना किसी सख्त अनुपालन के ही यह सुझाव दी और यह सुझाव के हिसाब से द्वारा लगाएगा, सुझाव के हिसाब से कुछ दबाव लगाते, कुछ प्रेशराइज करते हैं कि आप इसको कम करिए, ऐसा आप मार्केट में जो पैसा फैला रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इसको कम करिए। तो ये चीज़ हुआ। जैसे सट्टा के उद्देश्य से क्रेडिट आपूर्ति को कम करने के संबंध में, मान ले कि कोई बैंक बहुत ज़्यादा सट्टा बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि मार्केट में इन्फ्लेशनरी रेट काफ़ी हाई हो रहा है, तो इसको कम करने के संबंध में आरबीआई सीबी के लिए निर्देश या दिशा निर्देशित और सुझाव जारी कर सकता है। समझ में बात आया। उसके बाद क्या होगा, एक निर्देश के माध्यम से केंद्रीय बैंक एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक निश्चित सीमा तक ऋण संरचना, ऋण आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। और इसके अंतर्गत यह भी क्या है, आरबीआई को यह भी मिला हुआ है कि यह एक निर्देश के माध्यम से एक निर्देश को जारी करेगी और इस निर्देश के माध्यम से ही केंद्रीय बैंक एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, एक किसी खास वजह के लिए, खास ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेगी, एक दिशा निर्देश और सुझाव जारी करेगी और करके वो उसको अनुपालन करवा सकती है। ठीक है, उसके बाद एक निर्देश के उस अनुपालन करवा सकती है और इसको एक निश्चित सीमा तक ऋण संरचना को, यानी इसी निर्देश के अंतर्गत किसी निश्चित सीमा तक ऋण संरचना को, ऋण आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ कि यह मुद्रास्फीति के दौरान ऋण के नियंत्रित करने में मदद करता है। देखिए मोरल शोषण क्या हुआ, इसको हम इन ब्रीफ हम बता देते हैं कि मोरल शोषण कहने का मतलब आरबीआई एक किसी भी कमर्शियल बैंक को सुझाव जारी करेगा और यह सुझाव मतलब आरबीआई के जो बैंकिंग प्रणाली का जो नियम है उसमें बिना किसी सख्त अनुपालन के आरबीआई दबाव डालना शुरू करती है। नहीं, यानी सख्ती नहीं बढ़ती है, यानी दबाव डालती है लेकिन सख्ती नहीं बढ़ती है कि नहीं भैया करिए, लगातार दबाव बनाए रहती है, निर्देश जारी करके लगातार दबाव बनाए रहती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एकदम सख्ती कर दी कि आज करिए। समझ में बात आया। इसके अंतर्गत क्या करेगी, जैसे कि मान ले कि कोई बैंक काफ़ी मनमानी कर रहा है, सट्टा मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा मतलब कहीं ना मार्केट में निकाल रहा है, तो मार्केट में निकालने से क्या, मार्केट में इन्फ्लेशनरी रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जिसके कारण आरबीआई क्या करेगा, इस पर दबाव डालेगी, कोई ना कोई निर्देश जारी करेगी और उसको बोलेगी कि भैया आप कम करिए अपना, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये लगातार दबाव डालते रहेगी। जैसे कि देखा जाए कि मान ले कि कोई बैंक सट्टा के उद्देश्य से आपूर्ति को कम करने, मतलब जैसे कोई बैंक सट्टा में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, मतलब सट्टा में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है उसमें पैसा, तो इस हिसाब से इस संबंध में आरबीआई सीबी को क्या करेगी, दिशा निर्देश और सुझाव जारी करके उसको मना करेगी कि ऐसा मत करिए, ऐसा करने से मार्केट प्रभावित हो रहा है, मॉनेटरी मार्केट प्रभावित हो रहा है, जिससे कि हो सकता है आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो जाए। तो वह क्या करेगी, किसी भी बैंक या केंद्रीय बैंक मतलब किसी खास उद्देश्य, यानी जो आरबीआई है कोई खास उद्देश्य को भी लेकर के किसी भी बैंक को
एक क्या कहते हैं, एक निश्चित सीमा तक एक ऋण संरचना तैयार करके दे सकती है और ऋण आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। कहने का मतलब इसके अंतर्गत मतलब एक ऋण संरचना तैयार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही एक ऋण संरचना तैयार करेगी, और जो बैंक ज़्यादा मतलब ऋण वगैरह बांट रहा है उसको क्या करेगी, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी कि भैया ये ऋण संरचना को आप फॉलो करिए, और ऋण आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है इस फॉलो करवा करके कि भैया आपको ऐसा ऐसा काम है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि मोरल शोषण के कारण क्या कर रहा है कि ये मार्केट में जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, उसको नियंत्रित करने, उसको कंट्रोल करने में यह मोरल शोषण मदद करता है। ये बात हुआ हमारा मोरल शोषण का। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट एक्शन कहते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई कहने का मतलब हुआ डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन कहने का मतलब है इस पद्धति के तहत आरबीआई किसी बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन के खिलाफ में, डायरेक्ट एक्शन में क्या है कि आरबीआई इस पद्धति के तहत आरबीआई क्या करेगा कि किसी भी बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर कुछ बैंक आरबीआई के निर्देशों को नहीं मानता है, ठीक है, नहीं मानता है, आरबीआई उसके बिल और सिक्योरिटी पर छूट देने से मना कर सकता है। एक बात ये भी हुआ इसके अंदर डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत। और क्या है, साथ ही आरबीआई उन बैंकों को ऋण आपूर्ति से मना कर सकता है जिनकी उधारी उनकी पूंजी से अधिक है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई बैंक काफ़ी ज़्यादा उधार देना शुरू कर देता है, काफ़ी ज़्यादा ऋण बांटना लोन देना शुरू कर देता है, जितना उनका पूंजी नहीं है उससे ज़्यादा वो लोन बांटना शुरू कर रहा है। तो जिससे होता क्या है कि अब उसके पास पूंजी है नहीं लेकिन वो लोन बांट रहा है, तो उसके पास पैसा कम होगा, और पैसा कमेगा तो वो कहाँ से मांगेगा, आरबीआई से मांगेगा, और आरबीआई उससे मना भी कर देगा कि भैया आपके पास जितना पैसा नहीं उससे ज़्यादा आप लोन क्यों बांट रहे हैं, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत ये भी काम कर सकता है। आरबीआई कुछ दर को बदल कर भी बैंक को दंडित कर सकता है, यानी आरबीआई क्या कर सकता है, किसी भी बैंक दर को, बैंक रेट को बदल कर भी इस सारे बैंक को, इस तरह का जो एक्टिविटी करते हैं उन सब बैंक को दंडित कर सकता है। और अंत में यह किसी विशेष बैंक पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, और अंत में किसी विशेष बैंक पे जो ऐसा मना करने के बावजूद ऐसा किए जा रहे हैं तो उन पे किसी विशेष मतलब उन पे प्रतिबंध भी, बैन भी लगा सकता है डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग कहने का मतलब हुआ कि आरबीआई दी जाने वाली क्रेडिट राशि को ठीक करता है। प्रत्येक वाणिज्य बैंक के लिए उपलब्ध राशि को सीमित करके क्रेडिट का अनुपात दिया जाता है, और इस पद्धति से बिल पुनः छूट को भी नियंत्रित किया जाता है। निश्चित उद्देश्य के लिए ऋण की ऊपरी सीमा तय की जा सकती है, और बैंकों को इस सीमा से जुड़े रहने के लिए भी कहा जाता है। यह अवांछित क्षेत्रों में बैंकों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है कि आरबीआई जो भी मतलब बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसके क्रेडिट राशि को ठीक करता है, यानी उसका क्रेडिट राशि कितना तक हो वो बैंक को वो उधार दे सकता है, क्या कर सकता है, इसको क्या करेगा, ठीक करेगा। या जितना भी कमर्शियल बैंक होता है उसको उपलब्ध राशि सीमा के अंतर्गत एक अनुपात देता है कि भैया इतना अनुपात में ही आप अपना बांटिए पैसा को, उसके बाद नहीं बांटिए। तो इस पद्धति में क्या करता है, इसी पद्धति के द्वारा यानी क्रेडिट रेशनिंग के द्वारा ही आरबीआई क्या करती है, बिल और जितना भी सिक्योरिटी होता है जो कि बैंक, कमर्शियल बैंक का जो आरबीआई के पास जमा होता है उस पर छूट देने का, डिस्काउंट देने का, रीडिस्काउंट देने का भी उपाय या कंट्रोल करने का काम भी इसी क्रेडिट रेशनिंग के द्वारा क्रेडिट रेशनिंग एक अनुपात निकाल के ही करता है। और निश्चित उद्देश्य के ऋण ऊपर मतलब निश्चित उद्देश्य के लिए कोई मान ले किसी निश्चित उद्देश्य, आरबीआई का कोई निश्चित उद्देश्य जारी किया है कि इस उद्देश्य को पूरा करना है, तो उसके लिए यह आरबीआई ऋण का ऊपरी सीमा भी तय करता है, और तय करके बैंकों को इससे जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। और उसके बाद मतलब कोई ऑब्जेक्ट है आरबीआई का, और आरबीआई इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहता है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आरबीआई ऋण बांटने का ऊपरी सीमा जारी कर देगा, और ऊपरी सीमा जारी करके बैंक को बोलेगा कि भैया आप इस सीमा से जुड़े रहिए और इसी सीमा के अंतर्गत काम करिए जिससे आपका ही फायदा होगा। तो अनुपात जारी करेगा और इससे जुड़े रहने के लिए कहेगा।
इससे क्या होता है कि जो अवांछनीय क्षेत्रों में बैंकों को द्वारा ऋण बांटा जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है बैंकों को, काफ़ी पैसा एनपीए के अंतर्गत चला जाता है। नॉन प्रॉफिट एसेट्स में जो पैसा वापस लेते तो हैं, लेते तो हैं बैंकों से लोन, लेकिन दे नहीं पाते हैं, तो उसके वो जो पैसा चला जाता है बैड डेब्ट में, एनपीए में चला जाता है, तो उस अवांछित क्षेत्रों में जो बैंक का जोखिम है उसको कम करने में क्रेडिट रेशनिंग काफ़ी मददगार साबित हो जाता है। अब सबसे लास्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जो हम लोग कह रहे हैं, ये प्रचार, तो प्रचार के माध्यम से भी ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है। जैसे देखिए इसके अंतर्गत क्या है, तो यह गुणात्मक ऋण नियंत्रण का एक और क्रेडिट कंट्रोल का, गुणात्मक यानी हो गया आपका क्वालिटेटिव, क्रेडिट कंट्रोल का एक और तरीका है। इसके माध्यम से आरबीआई सिस्टम में अच्छा और बुरा शुरू करने वाली विभिन्न रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कहने का मतलब हुआ कि आरबीआई क्या करे, इसके माध्यम से जो भी सिस्टम में अच्छा बुरा जो भी काम हो रहा है या जो भी कुछ घटित हो रहा है मनी से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, उससे रिगार्डिंग आरबीआई एक प्रकाशित करेगा, क्या कहते हैं, एक रिपोर्ट को प्रकाशित करेगा, मासिक या वीकली यानी साप्ताहिक एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। और उस रिपोर्ट के आधार पर यह मतलब जितने भी बैंक होते हैं, जितने भी कस्टमर या कंज्यूमर बैंक होते हैं, ये इस रिपोर्ट के आधार पे ही अपने ऋण कंट्रोल को करते हैं, ऋण को यानी क्रेडिट कंट्रोल को नियंत्रित करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए आपका क्या है कि प्रकाशित जानकारी कमर्शियल बैंक को वांछित क्षेत्रों में ऋण और अनुपात ऋण आपूर्ति को निर्देशित करने में मदद कर सकती है। और इसके साप्ताहिक और मासिक बुलेटिन के माध्यम से जानकारी दी जाती है। जनता और बैंक इसका उपयोग मौद्रिक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। समझ में आया? पब्लिसिटी के माध्यम से भी क्या करती है आरबीआई, विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कंट्रोल और विभिन्न प्रकार के मौद्रिक नीति को बढ़ावा देती है, मौद्रिक नीति को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। और जैसे कि इसमें क्या गया, साप्ताहिक और वीकली रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा, मार्केट मतलब मॉनेटरी मार्केट में या सिस्टम में, इकोनॉमी में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके अनुसार, और करके बैंकों को और कस्टमर को सुझाव देगा कि भैया ऐसा मत करिए जिससे कि प्रॉब्लम हो सकता है। बैंक और जो कंज्यूमर है तो उसी चीज़ को प्रचार के आधार पर अपने क्रेडिट कंट्रोल को करते हैं, उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी बना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा गुणात्मक साधन यानी क्वालिटेटिव मौद्रिक नीति का यानी मॉनेटरी पॉलिसी का गुणात्मक साधन था, क्वालिटेटिव चरण था, क्वालिटेटिव स्टेज था, क्वालिटेटिव टाइप था, क्वालिटेटिव कौन सा कंपोनेंट है, उसके हिसाब से कैसे क्रेडिट मॉनेटरी नीति बनाया जाता है। हाँ, भारत में मौद्रिक नीति समझौता यानी एग्रीमेंट इन इंडिया रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना, यानी प्राइस को, कमोडिटी के प्राइस को बनाए रखना, लेकिन डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। ये आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया इसके अनुसार, इस समझौते के अनुसार। अगर इस समझौते के अनुसार एक और चीज़ देखा जाए, इस समझौते के अनुसार आरबीआई को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन में नियंत्रण रखना था और नीतिगत दर को निर्धारित करना था। इन्फ्लेशन में नियंत्रण रखते हुए जो भी नीतिगत दर है उसको निर्धारित करना है। यदि ग्राहक मुद्रास्फीति यानी जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट जो है लगातार 3 वर्षों तक अगर 6% से अधिक और 2% से कम रहता है तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई अपने उद्देश्य को नहीं पूरा कर पाएगा। तो जब इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा तो इसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है कि आरबीआई को क्या करना होगा कि किस कारणों से वो उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है, उन कारणों का डिस्क्रिप्शन और फिर उस कारणों का जो भी रेमेडीज है, जो भी उपचार है
उसका डिस्क्रिप्शन को के साथ एक रिपोर्ट तैयार करना होगा और उस रिपोर्ट को भारत सरकार को भेजना होगा। तो ये हमारा भारत में मौद्रिक नीति समझौता हुआ था 2015 में, उसके बारे में था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति में देखा जाए मॉनिटरी, जिसको हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं या एमपीसी कहते हैं। एमपीसी का सुझाव जो 2014 में उदित पटेल के द्वारा दिया गया था, और यह भारत द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। 27 जून 2016 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और आरबीआई बैंक अधिनियम का संशोधन करते हुए क्या किया गया कि भारत में नीति निर्माण को जो भी भारत में नीति निर्माण होता है, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, मौद्रिक नीति को लेकर के जो भी नीति निर्माण होता है, यह क्या किया गया, एमपीसी को सौंप दिया गया कि एमपीसी ही अब इस नीति निर्माण को देखेगी। नई एमपीसी में 6 सदस्य का एक पैनल दिया गया। इसमें 6 सदस्य का पैनल दिया गया। इस 6 सदस्य के पैनल में 3 सदस्य आरबीआई के होंगे, जिसके और 3 सदस्य स्वतंत्र होंगे, जिसका भारत सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि आरबीआई का जो 3 सदस्य जो होंगे, वो 3 सदस्य आरबीआई के एक गवर्नर होंगे, फिर डिप्टी गवर्नर होंगे और एक अन्य अधिकारी शामिल होंगे जो भी आरबीआई से ही होंगे। ठीक है। मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में 4 बार मिलेगी और मिल करके सर्वसम्मति के साथ नीति का निर्माण करेगी, नई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएगी। अगर किसी भी मत को लेकर हाँ ना में बराबर मत आ गया, यानी हाँ और ना का बराबर मत आ गया, यानी वोटिंग किया गया और वोटिंग करने में किसी भी नीति को लेकर के मतलब ये क्या हो गया कि हाँ और ना एक बराबर मत में आ गया, तो यह टाई हो जाता है। तो टाई होने के कंडीशन में क्या किया जाता है, आरबीआई गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया कि आरबीआई गवर्नर हाँ या ना किसी एक को अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि यह मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एमपीसी है, इसके बारे में हम लोग देखें कि इसका 27 जून 2016 में गठन किया गया और 2014 में इसका आइडिया उदित पटेल ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ डायग्राम्स है। इस डायग्राम्स में देखते हैं, पहले हम लोग बैंक रेट और इन्फ्लेशन में क्या संबंध है उसके बारे में देखते हैं। जब हम राइज इन बैंक रेट यानी बैंक रेट को जब बढ़ाते हैं तो राइज इन इंटरेस्ट रेट, तो बैंक रेट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फॉल इन द बिजनेस एक्टिविटी, यानी बिजनेस एक्टिविटी घट जाता है। लोग बिजनेस एक्टिविटी कम करते हैं। जब बिजनेस एक्टिविटी फॉल होगा तो फॉल इन डिमांड्स, बिजनेस एक्टिविटी कम होगा तो डिमांड्स में फॉल होगा, और डिमांड जब फॉल होगा तो प्राइस में फॉल होगा, और प्राइस जब घटेगा तो फिर से बैंक रेट बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग का बैंक रेट और इन्फ्लेशन में यही अंतर है कि बैंक रेट के घटने से इन्फ्लेशन कैसे घटता है या बढ़ता है, जो भी कुछ। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या का फंक्शन क्या क्या है, आरबीआई कैसे मॉनेटरी कंट्रोल करती है या कैसे कुछ भी क्या को काम करती है। तो आरबीआई का जो फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई बैंकर्स का बैंक है। सबसे पहले सारे बैंकों पर ये अपना नीति लाती है, ये उसको कंट्रोल करने का काम करती है, ये आरबीआई ही करती है इन सारे बैंकों के लिए। फिर आरबीआई फॉरेक्स मैनेजर भी करती है। आरबीआई क्या करती है, फॉरेक्स का मैनेजमेंट भी करती है, फॉरेक्स को देखती है, उसके लिए नियम कानून बनाती है। आरबीआई मॉनेटरी मैनेजर भी करती है, यानी मौद्रिक नीति पर भी मैनेजमेंट करती है, उससे भी रिलेटेड नीति को बनाती है। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंकर के रूप में भी काम करती है। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ आरबीआई कंट्रोल द रिसेशन। आरबीआई रिसेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो आरबीआई रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करेगी, आरबीआई इंक्रीज करेगी मनी सप्लाई को। जैसे ही मार्केट में रिसेशन आता है आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, सप्लाई को बढ़ा देगी मार्केट में, मनी सप्लाई ज़्यादा ज़्यादा मनी भेजना शुरू करेगी। मनी सप्लाई जैसे ही मार्केट में बढ़ेगा कोई ना कोई ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसा ही इंक्रीज होगा वैसे ही पीपुल्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। जब पीपुल्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे मनी को बॉन्ड्स वगैरह में, बहुत जगह पे। जब बॉन्ड्स वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे तो बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा।
बॉन्ड्स वगैरह का प्राइस बढ़ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। तो डिमांड जब बॉन्ड्स का बढ़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बॉन्ड्स का प्राइस जो बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज। बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में बॉन्ड्स प्राइस बढ़ने से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक के पास जाएगा, और बैंक के पास ज़्यादा पैसा जाने से बैंक क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटना शुरू करेगी, जिसके कारण वो इंटरेस्ट रेट घटा देगी। इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बिजनेस विल बी बोरो मोर। तो बिजनेसेस क्या करेंगे, देखेंगे बिजनेस के बिजनेसमैन सब देखेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर के बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालना शुरू करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ जाएगा, और बिजनेस एक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ना शुरू करेगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू करेगा तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये यहाँ से हम लोग देखें, जैसा ही आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया, रिसेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आरबीआई जो है वो हाउ आरबीआई कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन जैसा ही बढ़ आता है वैसे ही आरबीआई डिक्रीज करती है मनी सप्लाई को। वैसके लिए भी क्या करती है, इसके लिए भी क्या करती है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, और इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा कुछ रहता है जिससे कि मार्केट से पैसा खींचना शुरू हो जाता है, मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कि मनी सप्लाई मार्केट में रुक जाता है या डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण पीपुल्स के पास लेस मनी होगा। पीपुल्स के पास जब लेस मनी होगा तो मनी आउट फ्रॉम बॉन्ड, तो लेस मनी के कारण मनी बॉन्ड से निकलना शुरू हुआ, बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो मनी अब बॉन्ड से वापस आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण बैंकों के पास पैसा की कमी होने लगेगी, जिससे बैंक का बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड जब पैसे की कमी होने लगी तो बैंक क्या चाहेगी कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड का प्राइस को घटा देगी। जब बॉन्ड का प्राइस घट जाएगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। जब बॉन्ड का प्राइस घट गया तो मार्केट पैसा तो है नहीं, जब पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो भी लोन लेने वाला आदमी है उसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या होना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। यहाँ लोन लेने पैसा है ही नहीं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ताकि पैसा ना मिले, लोन ना लेने से लोन कम से कम बटे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जैसे ही घटा वैसे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जाहिर सी बात है जब पैसा निकलेगा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, डिमांड्स नहीं होगा, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा, तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होने के कारण डिमांड्स में घटाव आएगा, एग्रीगेट डिमांड्स डिक्रीज कर जाएगा या नो डिमांड्स होगा। जब नो डिमांड्स होगा तो इनकम भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, डिमांड्स होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है पैसा का रोटेशन रुकेगा, पैसा का रोटेशन रुकेगा तो इनकम में डिक्रीजमेंट आएगा, इनकम कम से कम जाएगा और आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, और आउटपुट डिक्रीज होगा यानी मनी पैसा, मार्केट में जो पैसा बढ़ा है, प्राइस जिसके कारण बढ़ गया है, इन्फ्लेशन आ गया है, वो आउटपुट उसके कारण वो डिक्रीज करा जाएगा और इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो ये हमारा जो मौद्रिक नीति था यानी मुद्रा मॉनेटरी पॉलिसी था, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। पहले हम लोगों ने मुद्रा को देखा कि मुद्रा आया कहाँ से है, मुद्रा का क्या हिस्ट्री था, बार्टर सिस्टम के बारे में देखा, मनी कितने तरह का होता है, मुद्रा बना कैसे, क्या ये सारे के बारे में यानी मुद्रा के बारे में डिटेल हम लोगों ने देखा। उसके बाद मौद्रिक नीति को देखा, मौद्रिक नीति क्या होता है वो देखा, मौद्रिक नीति के कितने साधन है उसके बारे में देखा। मौद्रिक नीति के हम लोगों ने दो साधन को देखे, एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और एक क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। क्वांटिटेटिव में भी हम लोगों ने CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट और भी बहुत कुछ, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ये सब बहुत कुछ हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव में भी हम लोग देखें फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये क्या कहते हैं मॉडल सेशन, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्शन, इस तरह से बहुत सारा हम लोग गुणात्मक को भी देखें। उसके बाद क्या मुद्रा नीति से समझौता, मुद्रा मौद्रिक नीति से संबंधित जो समझौता हुआ भारत सरकार में के साथ और RBI के साथ, तो ये समझौते के बारे में हम लोग देखें कि कब समझौता हुआ था। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाया गया है जो कि मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है,
वो उसके बारे में हम लोग देखें कि वो उसमें कितना सदस्य हैं, कौन से कहाँ से सदस्य आते हैं, कौन क्या पावर होता है, ये सब देखें। उसके बाद लास्ट में हम लोग 3-4 डायग्राम से आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन और रिसेशन को, बैंक रेट कैसे इन्फ्लेशन को प्रभावित करेगा, और फंक्शन ऑफ आरबीआई है क्या, ये हम लोग देखें। तो इस प्रकार हम लोग का मुद्रा और मौद्रिक नीति खत्म होता है। धन्यवाद।